हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गुरु में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर की बुक अर्ली सोशल फॉर्मेशन, जो कि अमर फारूकी द्वारा लिखी गई है। इस बुक के हम चैप्टर नंबर 1 मानव की उत्पत्ति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कोई और कोर्स कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, अगर उसमें आपको अर्ली सोशल फॉर्मेशन के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 मानव की उत्पत्ति। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है पृथ्वी और जीवन की शुरुआत। करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी की रचना होती है और करीब 3.5 अरब साल पहले जैव पदार्थों की उत्पत्ति के साथ क्रमिक विकास की एक प्रक्रिया शुरू हुई। तो देखिए, पृथ्वी की रचना तो यहाँ पे 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे जो जैव पदार्थों की उत्पत्ति है यानी जीवन का जो यहाँ पे आरंभ है वो 3.5 अरब साल पहले हुआ। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि कैसे जीवन की उत्पत्ति होती है धरती पर और धीरे धीरे विकास होते होते वो कैसे एक आधुनिक मानव में बदल गया। तो देखिए, प्रकृति में यहाँ पे लगातार बदलाव हो रहा था। धरती पर मानव जाति के कदम रखने के साथ ही नई स्थितियां उत्पन्न हो गईं। जैविक या प्राकृतिक क्रम विकास में मानव हस्तक्षेप खुद एक कारक बन गया। मानव हस्तक्षेप का अर्थ है सांस्कृतिक रूपांतरण। मतलब कि अब जो प्राकृतिक क्रम विकास था वो सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें मानव का जो हस्तक्षेप था वो भी इसे प्रभावित कर रहा था, प्रकृति को प्रभावित कर रहा था। और मानव हस्तक्षेप का अर्थ होता है सांस्कृतिक रूपांतरण। सांस्कृतिक रूपांतरण जैसे कि पहनावा, भाषा, खान पान, सोचने का तरीका आदि, जब ये सारी चीज़ें जब बदलती हैं तो उसको सांस्कृतिक रूपांतरण कहा जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है और वो आधुनिक मानव में कैसे कैसे परिवर्तित होते जाता है, कैसे कैसे उसका विकास होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो मानव का जो उत्पत्ति होती है वो प्राइमेट से होती है। मैं आपको इन्हें आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए। तो प्राइमेट जो होते हैं वो 2 भागों में यहाँ पे बढ़ जाते हैं। एक होता है प्रोसिमी और दूसरे होते हैं एंथ्रोपोइडिया। तो जो प्रोसमी होते हैं ये यहाँ पे लुप्त हो जाते हैं एंड एंथ्रोपोइडिया जो होता है वो यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कुछ जो यहाँ पे प्रजातियाँ होंगी, जैसे प्रोसमी हो गया, कर्कोपिथेइडिया हो गया, सिबोइडिया हो गया। देखिए, कुछ कुछ यहाँ पे ऐसी प्रजातियाँ होंगी जो अभी तक जीवित हैं, लेकिन ये मोस्टली जो प्रजातियाँ हैं वो वहाँ पे लुप्त हो जाती हैं और जो उनका आधुनिक होता है, आधुनिक मानव होता है, वो यहाँ पे अस्तित्व में रहता है और वही आगे चल करके होमो सेपियंस सेपियंस में बदल जाता है। तो सबसे पहले देखिए, प्राइमेट प्रोसमी और एंथ्रोपोइडिया में बदल गया और फिर प्रोसमी यहाँ पे लुप्त हो जाते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोइडिया जो है वो यहाँ पे 3 भागों में बढ़ जाता है, कर्कोपिथेइडिया, सिबोइडिया एंड होमोनिडिया। तो यहाँ पे जब ये 3 भागों में बढ़ जाता है, फिर होमोनोइडिया जो है यहाँ पे वो 2 भागों में बढ़ जाता है, होमिनिडे एंड पोंगिडे यानी बानर। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बानर का ही बता देता हूँ। ये पहले ड्रायोपिथेकस में परिवर्तित हो जाता है, फिर ड्रायोपिथेकस यहाँ पे रैमापिथेकस में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं होमिनिडे। देखिए, ये भी जो है कुछ प्रजातियाँ इनकी लुप्त हो जाती हैं। अभी आगे आपको मैं इनको जो प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जस्ट मैंने एक ग्राफ बनाया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि कौन से प्रजाति किन किन भागों में टूट गई थी, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये सारी चीज़ें मैशअप हो रखी हैं, तो उसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझाया है। तो देखिए, होमिनिडे जो है वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा है होमो। तो देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, रोबास्टर, बोइसेड और अफ्रेंसिस, इसमें ये सीधे परिवर्तित हो जाता है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं होमो की। तो होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस में, फिर निएंडरथल्स और फिर आता है हमारा आधुनिक मानव होमो सेपियन सेपियन। तो चलिए देरी ना करते हुए इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्राइमेट। तो प्राइमेट जो है, प्राइमेट यानी कि नरवानर, नरवानरों की जो उत्पत्ति है वो करीब 7 करोड़ साल पहले हुई। बंदर, मानव तथा लैमूर जैसे कुछ अन्य जीवों को प्राइमेट यानी नरवानर की श्रेणी में रखा जाता है। स्तनधारी प्राणियों के हाथ पांव होते हैं, उनके शरीर बालों से ढके होते हैं, ये गर्म खून वाले जीव होते हैं। स्तनधारी का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, तो जो फीमेल्स होते हैं अपने बच्चे को दूध पिला करके उनका पालन पोषण करती हैं, वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। मादा स्तनधारी अंडे नहीं देती है बल्कि बच्चे को जन्म देती है, परंतु प्लेटिपस और एट ईटर जैसी कुछ प्रजातियां हैं जो अंडे देती हैं। देखिए, ये स्तनधारी हैं दोनों ही प्राणी, लेकिन ये अंडे देते हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें बच्चा पूरी तरह विकसित होने से पहले जन्म ले लेता है, उन्हें मार्सुपिलियस कहा जाता है। शुरुआती नरवानरों ने पेड़ पर अपना जीवन यापन करने के लिए खुद को सक्षम बनाया।
दसियों लाख साल तक वे पेड़ों पर रहने वाले प्राणियों की तरह विकसित होते रहे। यानी कि जो प्राइमेट होते हैं वो जीवन यापन करने के लिए वो पेड़ों पे रहने लगे और यहीं पे रहते रहते ये विकसित भी हुए। नरवानर की मौजूद और लुप्त प्रजातियां दो खंडों में बट गई, प्रोस्मी और एंथ्रोपोइडिया। यानी कि जो लुप्त हो गई थी वो थी प्रोस्मी और जो मौजूद थी वो थी एंथ्रोपोइडिया। तो चलिए अब हम आगे इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं प्रोस्मी के बारे में। तो प्रोस्मी के तहत आदिम प्राणी आते हैं जिनकी उत्पत्ति पहले हुई थी, ये विकसित नहीं हुए इसीलिए यहाँ पे ये लुप्त हो जाते हैं। प्रोस्मी के तहत लेमुर, लॉरिस, परसिसर आते हैं। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एंथ्रोपोइडिया के बारे में। तो एंथ्रोपोइडिया के तहत ज़्यादा विकसित नरवानर जैसे बंदर, बानर और मानव आते हैं। प्रोस्मी की विभिन्न प्रजातियां मुख्यतः अफ्रीका और दक्षिण एशिया में पाई जाती हैं। लेमुर अभी सिर्फ मडगास्कर में मिलते हैं। करीब 4 करोड़ वर्ष पहले एंथ्रोपोइडिया बंदर की उत्पत्ति के साथ प्रोस्मी से अलग हो गया। एंथ्रोपोइडिया को 3 समूहों महापरिवारों में विभाजित किया जाता है। पहला है कर्कोपिथेइडिया, दूसरा है सिवोइडिया एंड तीसरा है होमोनोइडिया। यानी कि जो प्राइमेट थे वो जो विकसित हो गए वो आ गए एंथ्रोपोइडिया की श्रेणी में, और जो विकसित नहीं हो पाए, लुप्त हो गए, वो हो गए प्रोस्मी। बंदर और मानव दोनों को ही एक ही महापरिवार होमोनिडिया में रखा जाता है, जो एंथ्रोपोइडिया का तीसरा महापरिवार है। बानरों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन, ओरांग उटांग इत्यादि। इन्हें पोंगडे परिवार में रखा जाता है। पोंगडे मतलब वानर। देखिए यही वो प्रजातियां हैं जैसे जो अभी भी जीवित हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह आप देखेंगे तो अभी भी ये जीवित प्रजातियां हैं। महापरिवार होमिनिडिया को 2 परिवारों में बांटा गया, पोंगडे और होमिनिडे। तो पोंगडे जो है उसने बानर को कहा जाता है, होमिनिडे मानव और मानव की प्रजातियों को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग वानर के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण के साथ खुद को ढालने के लिए अलग रास्ता अपनाने के कारण वानर की उत्पत्ति हुई। वानर बंदरों की तुलना में बड़े होते हैं। वानरों के स्वदंत होते हैं, बड़े और शक्तिशाली भी होते हैं। ये ज़मीन पर भी संसाधनों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि होमोनिडिया का जो एक ग्रुप था उसने प्रकृति के साथ में अपने आप को ढालने के लिए एक अलग रास्ता अपना लिया, और जिसके साथ में एक विकसित बानर की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। बानर जो होता है वो बंदरों की तुलना में बड़े होते हैं। वानरों के स्वदंत बड़े और शक्तिशाली होते हैं कि इनके जो दांत वगैरह थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और शक्तिशाली होते थे। ये ज़मीन पर भी रहने लगे थे और संसाधनों का इस्तेमाल करने की यहाँ पे कोशिश करते थे। आप देखेंगे तो जो पुराने वानर थे जो पेड़ों पर रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को विकसित किया और ज़मीन पर भी रहने लगे और संसाधनों का इस्तेमाल करने लगे। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं ड्रायोपिथेकस के बारे में। तो जीवाश्म के साक्ष्य से पता चलता है कि वानरों ने जमीन पर जीवन यापन के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। ऐसे वानर को ड्रायोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। ड्रायोपिथेकस की एक शाखा अलग हो गई, वह बानर से मिलते जुलते एक छोटे आकार के प्राणी में विकसित हुई जिसे रेमापिथेकस नाम दिया जाता है। यानी कि जो पहले पोंगड़े थे, वानर थे, वो और ज़्यादा विकसित होते चले गए, फिर वो ड्रायोपिथेकस की श्रेणी में आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे भी देखिए सेम चीज़ होती है। ये जैसे इनका एक ग्रुप आया तो इसमें से आधे जो लोग थे उन्होंने वो पुराना ही तरीका अपनाया, और दूसरे जो लोग थे, ये दूसरा जो ग्रुप था, उन्होंने अपने आप को विकसित करने का प्रयास किया और ये रेमापिथेकस में बदल जाते हैं और ये रेमापिथेकस में विकसित हो जाते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं रेमापिथेकस के बारे में। तो रेमापिथेकस जो है वो होमिनिडी का सबसे अब तक का ज्ञात सबसे शुरुआती प्राणी है। रेमापिथेकस करीब 80 लाख साल पहले इस धरती से लुप्त हो गया। तो चलिए अब हम लोग होमिनिडी के बारे में जान लेते हैं। आधुनिक मानव होमिनिडे ही एकमात्र जीवित प्रजाति है, बाकी सभी प्रजातियां यहाँ पे लुप्त हो जाती हैं। जीवाश्मों के आधार पर होमिनिड को 2 जेनेरा जेन्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में विभाजित किया जाता है। तो देखिए जो होमिनिडिया पहले पोंगड़े वानर या होमिनिडे में विभाजित हो गया था, तो अभी हम लोगों ने पोंगड़े वानर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं होमिनिडे के बारे में। और फिर जो ये होमिनिडे होता है ये भी यहाँ पे आगे चल के 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति पहले हुई थी। वे 2 पाँव पर सीधा खड़े होने की क्षमता के साथ वानरों से अलग हो गए। रेमंड डार्ट ने 1924 में दक्षिण अफ्रीका में इसका जीवाश्म खोजा तथा इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस रखा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति का नर मादा से आकार में बड़ा होता था, उसे सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म कहते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस कम से कम 30 लाख साल तक धरती पर बने रहे थे, उसके बाद आकर के यहाँ पे लुप्त हो जाते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। तो दक्षिण अफ्रीका में और जीवाश्म मिले, जांच करने पर पता लगा वे 2 भिन्न प्रजातियां
ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबास्टर है। अफ्रीकेनस की यहाँ पे जो ललाट थी वो थोड़ी सी ढलवा थी, इसकी खोपड़ी गोल थी। अफ्रीकेनस जो था वो मांसाहार तथा तमाम चीजें खाते थे। तो अफ्रीकेनस की ललाट ज्यादा ढलवा थी, यानी कि जो उनका माथा था वो यहाँ पे थोड़ा सा ढलवा था और खोपड़ी इनकी यहाँ पे गोल होती थी। और ये लोग मांसाहार का सेवन करते थे और शाकाहारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें खा लेते थे। और जो रोबास्टर होता है, रोबास्टर के दाढ़ बड़े होते थे, ललाट ज़्यादा चिपटे होते थे। रोबास्टर जो है वो माना जाता है कि ये शाकाहारी था, यानी कि दाढ़ इसके, यानी कि जो इसकी जौ थी वो इसकी थोड़ी बड़ी थी और जो इसका माथा था वो यहाँ पे चिपटा था। ये इन दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंस है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसेड के बारे में। तो लुइस लिकी और उनकी पत्नी मेरी लिकी ने तंजानिया में ओल्डुवाई घाटी में 1950 के दशक में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के अवशेष पाए। ये रोबास्टर अफ्रीकेनस से भिन्न था। इसका नाम जिंजांथ्रोपस रखा गया। अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइसेड के नाम से पुकारते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से संबंधित नवीनतम जीवाश्म इथोपिया ओमो घाटी में मिले। शायद ये तीनों से सबसे पुरानी प्रजातियों के पूर्वज हों। इसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीका रखा गया। फिलहाल यह होमिनिडी का अब तक का सबसे ज्ञात सबसे पुरानी प्रजाति है। अफ्रीनेंसिस में हम 2 पांव पर चलने लगे थे तथा सीधे तनकर खड़ा होना शुरू कर दिया था, परंतु अभी भी कुछ वानरों वाले लक्षण यहाँ पे बचे हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार 450 सीसी से 550 सीसी का था। इसमें दांत और जबड़े में आई तब्दीलियों ने मस्तिष्क के लिए अब ज़्यादा जगह उपलब्ध कराई। इन तब्दीलियों से आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, माना जाता है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीनेंसिस था ये होमिनिडी का अब तक का सबसे पुरानी प्रजाति है। और ये जो अफ्रीनेंसिस होता है यहाँ पे 2 पैरों पर यहाँ पे चलना शुरू कर चुका होता है और सीधे तनकर इसने खड़ा होना शुरू कर दिया, परंतु इसके अंदर अभी भी कुछ कुछ वानरों वाले लक्षण बचे हुए थे। ये पूरा मानव नहीं बन पाया। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं होमो के बारे में। तो मानव और उसके निकटतम पूर्वज होमो जेनस की श्रेणी में रखे गए। जेनस मस्तिष्क के बड़े आकार के कारण ऑस्ट्रेलोपिथेकस से भिन्न है। तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में जो एक मेजर डिफरेंस है वो है इनका मस्तिष्क का आकार। और जो होमो है इनके मस्तिष्क का आकार जो है यहाँ पे बड़ा होता है और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो माइंड होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो होमो के अंदर हम सबसे पहले होमो हैबिलिस के बारे में जानेंगे। जेनस होमो का सबसे प्राचीन जीवाश्म होमो हैबिलिस का है। यह जीवाश्म कीनिया में लेक तुर्काना में मिला, दूसरा ओल्डुवाई में मिला। तो देखिए, जो होमो हैबिलिस का जो सबसे पुराना जो जीवाश्म है वो कीनिया में लेक तुर्काना नाम की एक जगह है वहां पे मिला और दूसरा ओल्डुवाई में मिलता है। होमो हैबिलिस के मस्तिष्क का आकार 800 सीसी का था और ये लोग औजार बनाना यहाँ पे जान चुके थे। इनके मस्तिष्क का निकटतम से अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि इसे शुरुआती मानव का स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में औजार बनाना स्टार्ट कर दिया था। इनका मस्तिष्क का आकार भी बड़ा हो गया था, मस्तिष्क की इनकी पावर जो थी वो भी यहाँ पे बढ़ चुकी थी। 800 सीसी तक यहाँ पे माइंड इनका पहुंच चुका था। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं होमो इरेक्टस के बारे में। तो होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस की उत्पत्ति हुई। कीनिया तुर्काना में इसके जीवाश्म मिले। देखिए, कीनिया तुर्काना में होमो हैबिलिस के भी जीवाश्म मिलते हैं और होमो इरेक्टस के भी जीवाश्म जो हैं वो कीनिया तुर्काना में ही मिलते हैं। होमो इरेक्टस आधुनिक मानव की तरह 2 पैर पर चलता था। मस्तिष्क इसका बड़ा था, करीब यहाँ पे 1000 सीसी का था और इसका मस्तिष्क आधुनिक मानव का 70% था और यह औजार भी बनाते थे। यानी कि इरेक्टस जो है यहाँ पे इतना विकसित हो गया था, इसका मस्तिष्क का आकार 1000 सीसी तक पहुँच गया था और आधुनिक मानव की अगर हम तुलना में देखा जाए तो इसके अंदर जो सोच समझ आ गई थी मस्तिष्क में वो इसकी 70% तक आ चुकी थी। होमो इरेक्टस के जीवाश्म की खोज सबसे पहले इंडोनेशिया में हुई थी। ये जावा में मिले पिथेकैथ्रोपस के जीवाश्म थे और ये यहाँ पे 15 लाख साल तक यहाँ पे जीवित रहते हैं। उसके बाद में आते हैं निएंडरथल्स। करीब 4 लाख साल पहले होमो इरेक्टस लुप्त हो गए और एक नई प्रजाति निएंडरथल्स उभरी। यानी कि होमो इरेक्टस तो यहाँ पे लुप्त हो जाते हैं लेकिन निएंडरथल्स ने यहाँ पे उनकी जगह ले ली और ये विकसित होकर के आगे आते हैं। निएंडरथल्स माना जाता है कि शुरुआती होमो सेपियंस थे। इसके जीवाश्म 1856 में जर्मनी से मिलते हैं सबसे पहले। निएंडरथल्स के मस्तिष्क का आकार और बड़ा और पत्थर के प्रभावी औजार यहाँ पे ये लोग बनाने लगे थे। आधुनिक मानव की तुलना में अगर हम लोग देखें तो निएंडरथल्स के जो कपाल थे वो ज़्यादा मोटे और शीर्ष पर यहाँ पे कम गोले भी थे। अब जो निएंडरथल्स के बाद में आता है वो होता है होमो सेपियन सेपियन। आधुनिक मानव से मिलते जुलते जीवाश्म अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में मिले। करीब 12,03,000 साल पहले शुरुआती होमो सेपियंस निएंडरथल्स और होमो सेपियन सेपियंस में विभाजित हो गए। होमो सेपियन सेपियंस के मस्तिष्क का आकार 1350 सीसी का हो गया था। बड़े मस्तिष्क के कारण इनको चलने फिरने की क्रिया और उच्च स्तर के कौशल पर आधारित औजार बनाना यहाँ पे संभव हो गया था,
क्योंकि इनका मस्तिष्क का आकार बढ़ गया था और कैपेसिटी भी बढ़ गई, पावर बढ़ गई जब, तो इनके जो औजार थे वो और भी ज़्यादा यहाँ पे विकसित होने लगे थे। तो ये तो हमने देखिए जान लिया कि होमो सेपियंस सेपियंस यहाँ पे कैसे कैसे विकसित होते हुए आधुनिक मानव में ये परिवर्तित हुआ। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति के रिगार्डिंग जो वैज्ञानिकों के विचार है वो क्या क्या है, वो अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चार्ल्स डार्विन के बारे में। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चार्ल्स डार्विन पहली बार यह सिद्धांत पेश करते हैं कि मानव जाति क्रम विकास की एक प्रक्रिया द्वारा वजूद में आई है। और ये डार्विन ने ऐसा ही नहीं कहा था, डार्विन ने 5 साल तक जलपोत HMS वीगल से दक्षिण अमेरिका और प्रशांत के कुछ विभिन्न हिस्सों की वैज्ञानिक यात्रा की। तो देखिए जो HMS वीगल है वो ये कि ब्रिटिश नौसेना का जहाज था, मतलब कि ये 5 साल तक इस जहाज पे रहे और ये वहाँ पे दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के विभिन्न हिस्सों में गए और वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करी। उसके आधार पे उन्होंने फिर एक बुक भी यहाँ पे लिखी थी, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। डार्विन ने यात्रा के दौरान इकट्ठी गई जानकारियों और अनुसंधान के फलस्वरूप 1854 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक को यहाँ पे प्रकाशित कर दिया। और जैसे ही ये पुस्तक को प्रकाशित करते हैं, यहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं वहाँ पे एक पूरी डिबेट छिड़ जाती है। तो चलिए उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सिद्धांत के प्रकाशन से पहले 18वीं 19वीं सदी में प्राकृतिक विज्ञान में कई कार्य हो चुके थे। वनस्पतियों और प्राणियों के वर्गीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने के संबंध में स्वीडन के वनस्पति शास्त्र लिनियस ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए प्राणियों को जो वर्गीकृत किस आधार पे किया जाएगा, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो हेल्प की थी वो स्वीडन के वनस्पति शास्त्र थे जिनका नाम था लिनियस, उन्होंने हेल्प की थी। और जो समान लक्षण वाले जो कुछ प्रजातियां थी उनको अलग अलग समूह में रख करके इन्होंने इनको वर्गीकृत किया था। तो लिनियस ने वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर कुछ समान लक्षणों वाले वनस्पतियों या प्राणियों को एक समूह में रखा, जिससे असंख्य प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में आंकड़े मिले। इस वर्गीकरण के विभिन्न प्रजातियों के बीच समानताएं तथा असमानताएं रेखांकित करना आसान कर दिया था। तो देखिए अब दूसरे यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉर्ज डिबूफा। तो जॉर्ज डिबूफा एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अनेक खंडों में प्रकाशित अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री यानी प्राकृतिक इतिहास को प्रकाशित किया। देखिए जैसे जैसे डार्विन ने अपनी बुक यहाँ पे प्रकाशित की, ऐसे ही जॉर्ज डिबूफा ने भी कर दी यहाँ पे अपनी बुक प्रकाशित। ऐसे ही करके इन जो वैज्ञानिकों के बीच में एक बहस भी छिड़ जाती है। इस पुस्तक में बताया कि प्राकृतिक विश्व एक कालखंड में परिवर्तित हुआ है, इसलिए तत्कालीन प्राकृतिक विश्व पहले के युगों से भिन्न है। अब दूसरे यहाँ पे वैज्ञानिक आते हैं शेवालियर दी लमार्क। तो लमार्क भी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई किताबें लिखी जिसमें 7 खंडों में प्रकाशित नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इनवर्टेब्रेट एनिमल्स भी शामिल है। देखिए इन्होंने बुकें तो बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन जो इनकी फेमस थी बुक वो एक ही थी। लमार्क ने अपनी पुस्तकों में बताया कि वनस्पति और प्राणियों की प्रजातियां परिवर्तनों से गुजरी हैं। जीवाश्म के रूप में मिले साक्ष्यों से पुष्टि की गई कि प्रजातियां सच में ही तब्दीलियों से गुजरी हैं। लमार्क कहते हैं कि समय के साथ साथ वनस्पतियों और प्राणियों की कुछ प्रजातियां लुप्त भी हो गई थी तथा कुछ नई प्रजातियां यहाँ पे वजूद में आई थी। जो पुरानी लुप्त हो गई थी वो तो लुप्त हो गई और जो नई प्रजातियां थी वो यहाँ पे वजूद में आई। और ये कहते हैं तब्दीली तब होती है जब अपना कोई खास अंग बार बार इस्तेमाल में लाता है या फिर उसका इस्तेमाल कम कर देता है। लेकिन जो डार्विन की यहाँ पे मुख्य प्रस्तावना थी वो ये कहते हैं कि कुछ सदस्यों की मामूली भिन्नताएं आने के कारण नई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लमार्क कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान है वो अगर किसी भी अंग को बार बार इस्तेमाल कर रहा है तब उसके अंदर परिवर्तन आया है। लेकिन डार्विन ये कहते हैं कि अगर किसी भी सदस्य के अंदर कोई भी भिन्नता है तो उसके आने वाली पीढ़ी में भी वो सेम भिन्नता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों के विचारधाराओं में। तो आनुवांशिकता के सिद्धांत के तहत उन भिन्नताओं का दूसरी पीढ़ी तक जाना संभव हो पाता है। तो डार्विन यही कहते हैं कि अगर किसी सदस्य में कोई भी भिन्नता है तो आनुवांशिकता के सिद्धांत के तहत वो जो भिन्नताएं हैं वो दूसरी पीढ़ियां तक चली जाती हैं। इसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक स्टीफन जे गूल्ड। ये कहते हैं कि डार्विन के सिद्धांत के मुताबिक परिवर्तन धीमे और क्रमिक विकास से हुआ है, लेकिन गूल्ड के अनुसार ऐसे भी कुछ अंतराल रहे जहाँ कोई तब्दीली ही नहीं हुई और ऐसे भी छोटे अंतराल रहे हैं जहाँ पे तेजी से प्रजातियां जो हैं वो उत्पत्ति होती है उनकी। देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जो GDP है वो एक समान रूप में तो हमेशा नहीं बढ़ती रहती है। कोई कोई ऐसा भी ईयर आता है कि वो 10% ग्रो हो रही है, कोई कोई ऐसा ईयर आएगा कि जिसमें
2% ही ग्रो हो रही है, कभी कभी नेगेटिव भी जाती है, कभी कभी सेम भी रहती है। तो ये चीज़ उसी चीज़ को बोलते हैं कि कब ऐसा नहीं था कि जो तब्दीली है वो लगातार होते चली जा रही थी। ये कहते हैं कि कुछ ऐसे अंतराल भी रहे जहाँ बिल्कुल भी तब्दीली नहीं हुई, और कुछ ऐसे अंतराल भी थे जहाँ पे बहुत तेजी से तब्दीली हुई और आधुनिक मानव यहाँ पे विकसित हुआ। गोल्ड ने जीवाश्मों के आधार पर अपने अनेक तर्क रखे। गोल्ड भी एक खुद जो है वो जीवाश्म शास्त्री हैं। गोल्ड कहते हैं जो जीवाश्म में मिले हैं उनमें काफ़ी लंबा अंतराल है। ये कहते हैं कि मध्यवर्ती काल के जीवाश्म खोजे नहीं जा सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि मध्यवर्ती काल का कोई वजूद ही ना रहा हो तथा क्रम विकास एकदम झटके में हो गया हो। तो ये यही कहते हैं कि इनको जो जीवाश्म मिले उनके अंतर्गत अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा चौड़ा अंतराल है, उसमें टाइम फ्रेम है जिसमें कोई विकसित होने के वहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये इसीलिए इस बात को कहते हैं कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि क्या पता कोई मध्यवर्ती काल हो ही ना और एकदम से विकास हो गया हो। अब आते हैं रिचर्ड डॉकिंस। तो इन्होंने गोल्ड के क्रम विकास के झटके के होने में बात का यहाँ पे खंडन किया। ये कहते हैं कि झटके में तब्दीली होने से नई विशेषताओं के समूह के लिए परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना बेहद कठिन हो जाएगा। वैसे इनकी बात भी ठीक होती है कि अगर एकदम से अगर तब्दीली होगी तो जो उनकी परिस्थितियां होंगी वो एक साथ वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आप देखें कि अभी इंडिया में जैसे सीजन्स होते हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, तो अगर आज जैसे यहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर है, अगले ही दिन अगर देखेंगे माइनस में 2-3 डिग्री पहुँच जाता है, तो क्या इंसान यहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा? उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज के टाइम पे मे भी पॉसिबल है कि वो कर जाए क्योंकि सारे इनके पास संसाधन भी अवेलेबल है हमारे पास, बट उस टाइम पे इस तरह सब कुछ अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए ये गोल्ड की बात का यहाँ पे खंडन करते हैं। कहते हैं कि परिस्थितियाँ जो हैं वो एक साथ से नहीं बदली थी, वो धीरे धीरे करके ही बदली हैं। और ये ऐसा भी कहते हैं कि मध्यवर्ती काल के जीवाश्म ना मिलने का कारण यह भी हो सकता है कि कुछ जीवों का एक समूह मुख्य आबादी से दूर हो गया हो और वहां जाकर के उसका विकास हुआ हो और नई प्रजाति की उत्पत्ति हुई होगी। बाद में नई प्रजाति का समूह वापस पुराने स्थान पे आ गया होगा। ये ऐसा एक तर्क देते हैं और मध्यवर्ती काल के जीवाश्म ना मिलने का ये कारण बताते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं जीवाश्म के बारे में कि जीवाश्म आखिर होता क्या है। तो जीवाश्म जो होता है वो पत्थरों में सुनिश्चित प्राचीन वनस्पतियों और प्राणियों के निशान होते हैं। जीवाश्म से हमें लाखों करोड़ों वर्ष पहले रहने वाले वनस्पतियों और प्राणियों की जानकारी मिलती है, जैसे डायनासोर और लुप्त प्रजातियां। भूविज्ञान से पता चलता है कि जीवाश्म कितना पुराना है और उनके आसपास का माहौल कैसा था। तो जो जीवाश्म होते हैं, जब किसी प्रजाति की मृत्यु हो जाती है और वो वहीं पे पड़ी रहती है, टाइम टू टाइम वहाँ पे प्रकृति में बदलाव होते रहता है, और उसके बाद जैसे अभी हम खुदाई वुदाई करते हैं तो वहाँ पे पत्थरों के बीच में भी कुछ वहाँ पे कंकाल मिलते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जिसे जीवाश्म कहा जाता है। इससे ही हम पता लगाते हैं कि कोई जो वनस्पति या प्राणी जो है वो कितना पुराना है। ये सारी जानकारियाँ जीवाश्म के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए यानी जीन्स। डीएनए जो होता है वो छोटे अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है। छोटे अणु जो होता है आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ये सूचनाएं किसी प्रजाति का आनुवंशिक कोड होती हैं। डीएनए के कोड या सूचनाएं निर्देश उपलब्ध कराते हैं जिसका इस्तेमाल प्राणी या वनस्पति की कोशिकाओं के निर्माण में होता है। डीएनए के अंदर खुद के जैसी हूबहू प्रति बनाने की क्षमता होती है। साथ ही उन प्रतियों को दोहराने के निर्देश देने की भी क्षमता होती है, जिससे क्रम विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डीएनए के अंतर्गत इतनी सूचनाएं होती हैं जिससे भारी भरकम इंसाइक्लोपीडिया ब्रायनिका के सारे खंड छोटे पड़ जाएंगे। करीब 3.5 अरब साल के दौरान हर बार डीएनए की हूबहू प्रति नहीं बन पाई। अनेक बार उसमें मामूली गलतियां भी हुई। प्रजनन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, परंतु कभी कभार इसमें मामूली गलतियां भी हो जाती हैं क्योंकि डीएनए में सूचनाएं बेशुमार होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संचयकारी प्रक्रिया तथा प्राकृतिक चयन से नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। तो देखिए, डीएनए के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो डीएनए होता है उसमें एक अणुओं की एक लंबी श्रृंखला होती है जो एक आपस में जुड़ करके श्रृंखला बनी होती है, और ये इनके अंदर जो होती है वो सूचनाओं का यहाँ पे भंडार होता है, और यह जो है वो आनुवंशिक कोड के रूप में जानी जाती हैं। तो ये जो कोड होते हैं ये आने वाली प्रजातियों को निर्देश देते हैं कि कैसे प्राणी या वनस्पति की कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये इस चीज़ की यहाँ पे सूचना जो होती है वो सारी डीएनए के अंदर होती है, और डीएनए के अंदर खुद की जैसी हूबहू प्रति बनाने की क्षमता होती है। साथ ही साथ वो उस प्रति को दोहराने के निर्देश देने की भी यहाँ पे क्षमता रखता है। यानी कि देखिए, जैसे ये डीएनए है, इसमें पूरा सूचनाओं का भंडार है। इसने क्या किया, किसी प्राणी या वनस्पति की कोशिकाओं को यहाँ पे निर्माण करने के सारी जो भी सूचनाएं थी वो यहाँ पे प्रदान कर दी। अब इसने जैसे इसको यहाँ पे सूचनाएं प्रदान की, इसने इस चीज का भी इसको डेटा दे दिया कि तुम्हें आगे कैसे ये सूचनाएं पास करनी है और किसी प्राणी या प्रजाति की वहाँ पे कैसे हूबहू एक प्रति बनानी है। और ये सेम चीज ऐसे ही करके ये चलती रहती है, और ऐसे ही इसी को आनुवंशिकता कोड भी कहा जाता है। इसी के आधार पर ही जो इंसान है उसकी कोशिकाओं का निर्माण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भारी भरकम अपनी
इंसाइक्लोपीडिया है उसके खंड भी यहाँ पे छोटे पड़ जाएंगे अगर हम डीएनए की जो अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं उनको अगर लिखने बैठ जाएं तो। और देखिए लेकिन कुछ ऐसा भी टाइम होता है कि डीएनए जो होता है वो कुछ हूबहू प्रति नहीं बना पाता, उसमें कभी कभार मामूली जो है वो गलतियां हो जाती हैं। वो गलतियां किस लिए हो जाती हैं, वो रीज़न यही होता है कि इसमें बेशुमार यहाँ पे सूचनाएं होती हैं, इसीलिए कभी कभार यहाँ पे गलतियां हो जाती हैं और जिस गलती के कारण ही वहाँ पे परिवर्तन होता है और प्रजाति विकसित हो पाती है। तो चलिए इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इस पूरी बुक को यहाँ पे कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।